आज हम देखने वाले हैं जीवों में अनुकूलन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह और हमारे नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का जीवों में अनुकूलन। तो यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है। देखो, एक तो वह अनुकूलन है जो उनके व्यवहार में परिवर्तन करता है और दूसरा अनुकूलन उनके शारीरिक बनावट, उनके आंतरिक बनावट, उनके बिहेव में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके इन्वायरमेंट में, उससे रिलेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडेप्टेशन या अनुकूलन की आवश्यकता क्या है और इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उन सबको भी हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखो क्या होता है वासस्थान और क्या होता है अनुकूलन। जो जीव होते हैं ना, वे कहाँ कहाँ रहते हैं, या तो स्थल पे रहेंगे या फिर जल में रहेंगे। और जब हम स्थल की बात करते हैं तो साथ में हम बात कर लेते हैं आकाश की भी, हवा में उड़ने वाले जीवों की भी, क्योंकि रहने के लिए तो पेड़ पौधे भी रहते हैं ना, और पेड़ कहाँ है, धरती पे तो स्थल पे है, तो इसलिए वो स्थलीय ही होते हैं। तो अब हम बात करें वास स्थान की, तो वह जगह जहाँ पर जीव रहते हैं। जीव का मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही। तो जहाँ ये रहते हैं, प्रजनन क्रिया करते हैं, अपने जीवों की संख्या को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वह स्थान कहलाता है वास स्थान। और उस वास स्थान में रहने के लिए इनके अंदर कुछ बदलाव होते हैं। परिस्थितियों के साथ, समय के साथ इनमें कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। तो जो विशिष्ट संरचना या जो स्वभाव बदलता है, जिसके कारण कि वह जंतु अपने परिवेश में रह पाता है, वह पौधा अपने परिवेश में जीवित रह पाता है, उसे कहते हैं अनुकूलन। अच्छा, अब इसे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम पौधों की बात करेंगे, उसके बाद हम जंतुओं की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पौधों में कितने प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। यह अनुकूलन जो डिपेंड करता है वह होता है परिस्थिति के अनुसार, यानी कि पारितंत्र, या कहें कि इकोलॉजी या इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुसार, पहला। दूसरा होता है बाह्य जो रचना होती है, बाह्य आकारिकी या बाह्य शरीर की जो रचना होती है, यानी मॉर्फोलॉजी, उसके अनुसार। और तीसरी जो होती है वो होती है आंतरिक। मतलब तीन तरह की एडेप्टेशन पौधों में पाए जाते हैं, या तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा, या मॉर्फोलॉजिकल होगा, या एनाटॉमिकल होगा। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाहरी शरीर रचना जो हमें दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम किसी पौधे की बात करें, ठीक है, मान लो हमने कमल के फूल की बात की, कमल के पौधे की बात की, तो हम ऊपर से जब देखते हैं कमल के पौधे को, तो एक हल्का सा उसमें तना काफी हल्का होता है, पत्तियां पानी के ऊपर रहती हैं। ऊपर अगर पत्ती के ऊपर पानी गिराएं तो पानी सरक के चला जाता है, ठीक है, उसे पानी चिपकता नहीं है ऊपरी परत पे कभी भी। तो यह जो हम देख रहे हैं, बाहर से हम देख रहे हैं पौधे को, बिना कुछ नुकसान किए, बिना कट किए, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उसे देख पा रहे हैं। तो जब हम किसी बाह्य अंग की बात करते हैं, बाह्य तरीके से हम देखते हैं, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक, बाह्य आकारिकी। और उसके बाद जब हम किसी पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी अगर हम उसमें कटिंग करते हैं और उसे काट करके स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाकर जब हम देखते हैं तो उसे कहते हैं एनाटॉमी, यानी शारीरिकी। ठीक है, तो शारीरिक की बात जब हम करते हैं तो यह आंतरिक होता है। और तीसरा होता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल की बात करें तो पौधा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस पर्यावरण में पौधा है या जंतु है, तो हम यहाँ पहले पौधे की बात करें तो जिस पर्यावरण में पौधा है, जैसे कि अगर जल में है, अगर किसी तालाब में है तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उस तालाब के अनुसार होगा। समुद्र में है तो समुद्रीय होगा, नदी में है तो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक ऐसे ही अगर कहीं ऐसी जगह पे पौधा है जहाँ उथला है, मतलब कि नमी तो है, वेटलैंड है, तो नमी है, कीचड़ है, दलदल है, तो वहां की पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगी। तो इन तीनों के आधार पर बांटा गया है पौधों में अनुकूलन को। अब पौधे अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे, यह तो तीन तरह के इनका अनुकूलन होता है, लेकिन इसमें भी अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के आधार पर
मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। मतलब पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर हम पढ़ेंगे बाह्य आकार की और शारीरिकी को। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। अब बात करें थोड़े से इसके क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम पौधों के बारे में बात करें तो क्वेश्चंस जो बनते हैं वे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार के पौधों में जड़ों का विकास न्यूनतम होता है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है जलोद्भिद पौधों में जड़ें किस प्रकार की होती हैं। या फिर यह भी क्वेश्चन बनता है किस पौधे की जड़ें स्वांगी कारक यानी एसिमिलेटरी होती हैं। या क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। रूट कैप का मतलब मूल गोप, तो किस पौधे में मूल गोप नहीं पाया जाता है। या यह क्वेश्चन भी बन सकता है कौन सा पौधा विषम पर्णी होता है। या किस प्रकार के पौधों में उपत्वचा यानी क्यूटिकल नहीं पाया जाता। किस प्रकार के पौधों में क्यूटिकल काफी मोटा होता है। या किस प्रकार के पौधों में स्टोमाटा यानी रंध्र नहीं पाए जाते। किन प्रकार के पौधों में रंध्र बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। किस प्रकार के पौधों में रंध्र ऊपरी और निचली दोनों सतहों पे पाए जाते हैं। किन पौधों में सिर्फ ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। इसके बाद से कुछ भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सब कुछ विद एग्जाम्पल और सब कुछ आप देख के सीखोगे, तो यहाँ से कुछ नहीं भूलने वाले। तो अब हम बात कर लेते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो हम यह बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो देखो पौधे होते हैं 5 प्रकार के। ठीक, 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अगर आप क्लास 6 और 7 की बात करोगे, क्लास 6, 7, 8, 9 की, तो 9th में 7th में पौधे 4 प्रकार के बताए गए हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो तो पौधे 5 प्रकार के बताए जाते हैं। क्लास 11th में भी एनसीईआरटी की बुक में पौधे 5 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर 6th 7th लेवल का पढ़ोगे तो फिर पौधों के प्रकार आपको कम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला वो होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो जलीय होते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स में भी देखो, यहाँ पर जब जलीय पौधों की हम बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उन पौधों की बात कर रहे हैं जो स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। समझ में आया? हाइड्रोफाइट्स यानी जो स्वच्छ पानी में यानी नदियों में, तालाबों में, झीलों में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब जो समुद्र में होंगे या समुद्र के आसपास होंगे तो वहां का नमकीन पानी होता है ना, लवण वाला पानी होता है। तो जब हम हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो यह अलवणीय जल के पौधे होते हैं। ओके, यहाँ पर इस चीज को कंफर्म कर लो अभी। दूसरी चीज होती है हैलोफाइट्स। सबसे नीचे वाला देखो, हैलोफाइट्स। हैलो का मतलब होता है लवण यानी नमक, साल्ट। तो ऐसे पौधे जो नमकीन पानी में पाए जाते हैं, नमक वाले, लवण वाले पानी में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। यानी ऐसे पौधे जो समुद्रों के किनारे हैं या समुद्र के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कोलर द्वीप, तो उस पर जो पौधे पाए जा रहे हैं वे हैलोफाइट्स होते हैं। ओके, इसके बाद दूसरी की बात करें हम, हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रो का मतलब होता है वेट और फाइट्स का मतलब पौधे। जहां भी फाइट्स है ना, फाइट्स का मतलब प्लांट्स होता है। तो हाइग्रो की बात करें तो हाइग्रो का मतलब होता है वेट, मतलब कि दलदली जमीन या ऐसी जमीन जो अलवणीय है, मतलब कि साफ पानी के पास की जमीन है, वहां पर धूप नहीं पहुंचती, हमेशा ठंडक रहती है, मतलब नमी वाली जगह। ठीक है, हाइग्रोफाइट्स ऐसे पौधे जो नमी वाली जगह पे होते हैं। उसके बाद तीसरे की बात करें, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का मतलब होता है, मीजो मतलब सम, ठीक है, जो समानुकूल परिस्थितियों में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। अच्छा, मीजोफाइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो अभी इनकी हिंदी में मैं आपको बता दे रही हूँ सबकी। जैसे हाइड्रोफाइट्स की क्या हो गया, जलोद्भिद। और अगर हम मीजोफाइट्स की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, समुद्भिद। ठीक है, ऐसे पौधे जो हर जगह मतलब पाए जाते हैं। अच्छा, ये पौधे जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या आ गया, गेहूं। ठीक, जो भी फसलीय पौधे हैं ना हमारे, गेहूं, मक्का, धान, ये सारे जो पौधे हैं ये सब मीजोफाइट्स हैं। अगर बड़े पौधों की बात करें
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जितने भी पौधे हैं ना, यहाँ पर जो कॉमन पौधे, आम से लेकर जो भी पौधे समझ लो, ये सभी पौधे आ जाते हैं इसी के अंदर, मीजोफाइट्स के। उसके बाद हम बात करें शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पौधों की, तो ये होते हैं जीरोफाइट्स। मतलब जीरो का मतलब होता है ड्राई या डेजर्ट। तो यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वे पौधे होते हैं शुष्कोद्भिद। ठीक है, अब इसके बाद आपने सब कुछ जान लिया यहाँ के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पौधा देखो, यहाँ पर एक पौधा जो देख रहे हो ना, ये सिंघाड़े का पौधा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहीं से एक शुरुआत करते हैं। देखो, ये सिंघाड़े का पौधा है और यहाँ पे तने देख रहे हो, तने भी हरे रंग के हैं। हरे रंग के तने क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, ये भी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं ना। पौधे का जो भाग हरा होता है वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये पौधे भी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे ना। तो ये पौधे क्या होते हैं, इनके जो तने होते हैं ना, वे कहलाते हैं स्वांगी कारक तने। क्वेश्चन ये बनता है कि किस पौधे के तने स्वांगी कारक होते हैं। तो अगर आंसर दिया है और जो ऑप्शंस हैं उसमें पौधे के नाम लिखे हुए हैं तो आप लिख सकते हो सिंघाड़ा, और अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे पौधों के टाइप्स लिखे हुए हैं, तो आप उनमें हाइड्रोफाइट्स लिखोगे। ओके, मतलब टिक करोगे। अब हम बात करने हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स भी एक तरह के नहीं होते हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं, जैसे ये देख लो, हाइड्रिला नाम सुना होगा ना, क्लास 8, 6, 7, 8 से ही सुन रहे हो। हाइड्रिला एकदम जल में डूबे रहते हैं, ये पौधे पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। जब एक्वेरियम हम निर्माण करते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं ना, जैसे मछली को रखने के लिए, तो हम उसमें हाइड्रिला के ही पौधे लगाते हैं। ये पौधे जल से बाहर नहीं निकलते, जल के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद जल के सतह पर तैरने वाले पौधे, फ्लोटिंग प्लांट्स। अच्छा, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, मतलब इनकी जड़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, बिल्कुल ये स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। और दूसरे वे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब इनकी जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत सारे पौधे। तो यह एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग और दूसरे होते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग, मतलब कि स्थिर तैराक और स्वतंत्र तैराक पौधे। ठीक, उसके बाद आते हैं उभयचर पौधे, एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस प्लांट्स वे होते हैं, या इनको जल स्थली पौधे भी कहते हैं। एम्फीबियस प्लांट्स को जल स्थली पौधे इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, इसके कुछ पत्तियां इसकी पानी के अंदर रहती हैं, ठीक है, और कुछ पत्तियां इसकी पानी से बाहर भी रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो, जो बाहर रहती हैं वे पत्तियां चौड़ी होती हैं, और जो पानी के अंदर होती हैं वे बहुत ही पतली पतली रेसे के जैसी होती हैं। ठीक, और चौथे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले प्राणियों में आते हैं। 60% ऑक्सीजन का उत्सर्जन तो यही करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो 60% ऑक्सीजन ये देते हैं हमें। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए हाइड्रोफाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में पहला होता है जल निमग्न पौधे, जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, जो पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रिला। दूसरा जल सतह पर तैरने वाले पौधे, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र तैरने वाले और एक होते हैं स्थिर तैरने वाले। जब हम बात करते हैं स्वतंत्र तैरने वालों के पौधों की, तो उसमें आता है एजोला। ठीक है, एजोला क्या होता है, स्वतंत्र तैरने वाला पौधा होता है। और जब हम बात करते हैं स्थिर तैरने वाले पौधे की, तो उसमें आता है कमल और जलकुंभी। ठीक है, तीसरा है उभयचर पौधे, एम्फीबियस प्लांट्स। इनको हम कहते हैं जल स्थली पौधे, मतलब ये जल में रहते हैं और इनके कुछ पत्तियां बाहर की तरफ रहती हैं और कुछ पानी के अंदर रहती हैं। जो पानी के अंदर रहती हैं बहुत ही पतली होती हैं, जो बाहर होती हैं वे चौड़ी होती हैं। उसके बाद चौथे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स मतलब कि सूक्ष्म जीव, प्लैंक्टन्स मतलब तैरने वाले सूक्ष्म जीव, ये हमेशा तैरते रहते हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे ये सब पौधे, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये हमेशा तैरते रहते हैं। लेकिन फाइटो है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। ये देखो, ये पौधा देख रहे हो, ये स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। ठीक, यह पिस्टिया का पौधा है।
पिस्टिया, पिस्टिया क्या होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक तैर रहा है। ये आपस में देख रहे हो नहीं जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ें नीचे ऐसे फैली हुई हैं, ये पूरी तरह से तैरते रहते हैं। इनमें कोई जरूरत ही नहीं होती है जड़ वगैरह की बहुत ज्यादा, मतलब मिट्टी से खाद पानी तो इनको लेना नहीं होता है, सब कुछ इनको पानी से ही लेना होता है। तो इनकी जड़ें विकसित नहीं होती हैं। आ गया समझ में? यह क्वेश्चन बनता है कि किन पौधों की जड़ें विकसित नहीं होती हैं। तो जलीय पौधों की जड़ें विकसित नहीं होती हैं। इनमें रूट कैप जो क्या कहते हैं मूल गोप, रूट कैप, वह भी नहीं पाया जाता है। मूल रोम भी नहीं पाया जाता है। समटाइम्स कुछ जगहों पे पाया जाता है, लेकिन मूल रोम अगर कहें तो नहीं ही पाया जाता है। और रूट कैप की मतलब जल क्या पता है जड़ नहीं, मूल गोप, मूल गोप जो होता है ना, हिंदी थोड़ी सी हो रही है, मूल गोप की जगह पे इसमें पाया जाता है रूट पॉकेट। इसका नाम ही है मूल पॉकेट या रूट पॉकेट बोलते हैं इसको। तो ये आप याद रखना कि जलीय पौधों में पाया जाता है रूट पॉकेट। ठीक, ये जहां पे मूल गोप पाया जाता था ना, रूट कैप, उसकी जगह पे ये पाया जाता है रूट पॉकेट। ठीक, इंग्लिश तो माशाअल्लाह इसमें लिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबमर्ज्ड मतलब पूरी तरह से डूबे हुए, तो इसमें आते हैं वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ठीक, और नाइस, ओटेलिया, पोटामोगेटॉन। ठीक है, इसमें आप सिर्फ उतना ही याद रखो जितना रख सकते हो। हाइड्रिला आप आसानी से याद रख सकते हो, तो हाइड्रिला को याद कर लो, और दूसरा वेलिसनेरिया को याद कर लो। अच्छा, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं ये भी जान लो। इनकी पत्तियां चपटी और लंबी होती हैं। जो पानी के अंदर होते हैं ना, उनकी पत्तियां ऐसी होती हैं। एक तो अगर हम हाइड्रिला की बात करें तो कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं इनकी, ऐसी। एक्सपेरिमेंटल लैब में तो देखा होगा इनको आपने, ठीक, अगर वहां नहीं देखा होगा तो फिर ऐसे ऐसे एक्वेरियम में कहीं कहीं देखा ही होगा। तो ये पत्तियां हो गई हाइड्रिला की। ठीक, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे वेलिसनेरिया की पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं। ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, लेकिन बहुत ही पतली होती हैं। कोई इनका और मकसद नहीं होता है। ऐसे तो है नहीं कि इनको श्वसन वगैरह तो किसी काम में तो ये हेल्प करती नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ही रहती हैं। ठीक, और इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम बात करें फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आप एक ही नाम याद कर लो, एजोला, आसानी से आप याद रख सकते हो। ठीक, और यहाँ पर फ्लोटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये ट्रापा जो दिया है ना, वह ट्रापा गलती से इसने दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ नहीं सही दिया है, ट्रापा। ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा। ठीक, तो ट्रापा और एजोला, यहाँ पर जो दो चीजें हो गई, ये दोनों ही फ्री फ्लोटिंग हैं। ठीक है, और उसके बाद एम्फीबियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही नाम याद रख लो, रेननकुलस। रेननकुलस वो आप पौधा जो मैंने आपको अभी दिखाया था इसके बारे में, या फिर हेट्रोफिला याद कर सकते हो। हेट्रोफिला भी, लेकिन हेट्रोफिला याद करोगे तो पूरा स्पीसीज आपको याद करना पड़ेगा। लिम्नोफाइलम हेट्रोफिला है, तो रेननकुलस आप इसके बारे में याद कर लो। एम्फीबियस यानी कि इसके आधे पौधे, आधा पौधा पानी के अंदर रहता है, आधी पत्तियां, दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। एम्फीबियस का मतलब ये समझ लो जिसमें दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, एक तो पानी के बाहर रहती है और दूसरी तरफ की पानी के अंदर रहती है। और फ्री फ्लोटिंग में ट्रापा और एजोला आ गया। और फिक्स्ड फ्लोटिंग में आता है लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम होता है नेल्यूम्बियम। नेल्यूम्बियम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये देखो अगला है हमारा हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रो का मतलब क्या होता है, वेट। वेट मतलब कि कहीं भी आपने देखा होगा पुरानी दीवारों पे, जो पुराने राजा महाराज के घर हुआ करते हैं जो खराब हो चुके हैं, या फिर आपके गांव में, और या फिर ऐसी जगह पे जहाँ कीचड़ है, गंदगी है, या फिर अगर पार्क में कभी देखा होगा तो एकदम किनारे पे जो दीवार होती है, उन दीवारों पे जहाँ सीलन लगी हुई है, वहां पर आपको ये दिखाई देगा। और एक खूबसूरत सी जगह बताओ जहाँ ये दिखाई देगा, किसी भी स्टेज पर देख लेना। शादियों में जो स्टेज बनते हैं ना, वहां पर ये आपको दिखाई दे सकता है। सजावट के लिए इसी का यूज किया जाता है, उसको सजाने के लिए। और इसका प्यारा सा नाम है फर्न। ठीक, फर्न इसका नाम है। ओके, तो ये होते हैं हाइग्रोफाइट्स। और इसको तो आपने खास तौर पे देखा होगा घरों में, इंडोर प्लांट्स हैं ये।
स्ट्रॉबेरी देखा ही होगा। तो ये सभी को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, छाया की जरूरत होती है, और अगर धूप पड़ जाए तो ये खत्म भी हो जाते हैं। तो ठीक है, तो बेगोनिया, फर्न, एरॉयड्स और ये जो कुछ घासें भी होती हैं जो सिर्फ नमी वाली जगहों पे ही होती हैं, तो इनको कहते हैं हाइग्रोफाइट्स। इसके बाद का बात करते हैं मीजोफाइट्स को। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं रखा है। वजह ये है कि ये कॉमन प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें मैंगो ट्री की, या फिर बात करें बनियान ट्री की, या फिर जो भी पौधे बड़े बड़े देखते हो ना हरियाली भरे, जो कि डेसिडियस प्लांट का मतलब कि जो कुछ महीनों में, जैसे कि अभी बसंत ऋतु आ रही है ना, तो ये क्या करेंगे, इनकी पत्तियां झड़ जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही बीतेगा मौसम, चैत्र आएगा, जैसे अप्रैल मार्च अप्रैल जैसे ही आएगा, मार्च तो चला, अप्रैल जैसे ही आएगा, फिर से इनमें पत्तियां आ जाएंगी। तो कुछ समय के लिए पत्तियां जिन पेड़ों की झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं डेसिडियस प्लांट्स। और यह पौधे ना जो हमारा नॉर्मल एरिया जहां हम रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। और इनकी खास बात, जितने भी फसली पौधे हैं, फसली पौधे की बात कर रही हूँ, जितने भी हैं वे सभी मीजोफाइट्स के अंदर ही आते हैं। ओके, तो यह खास बात है इसकी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मक्के का पौधा किस प्रकार का है, तो यह मीजोफाइट्स होता है। मक्का, गन्ना और गेहूं, धान, ये सारे प्लांट्स आ जाते हैं मीजोफाइट्स के अंदर। ठीक है, बड़े प्लांट्स भी आते हैं, बड़े पेड़ भी आते हैं, ट्री भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, सब कुछ इसके अंदर होता है। और सबसे कॉमन होता है, इसी के आधार पे तो सबको बांटा गया। कोई इससे ज्यादा, कुछ की जड़ें इससे ज्यादा विकसित होती हैं, कुछ की जड़ें इससे कम विकसित होती हैं, इसी के आधार पे सब कुछ बांटा गया है। ठीक है, ये नॉर्मल होते हैं सबसे। अब हम बात करेंगे जीरोफाइट्स की। तो जीरोफाइट्स में वे सभी पौधे आ जाते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक, जहां पानी की कमी होती है। अच्छा, पानी के लिए जड़ें क्या करती हैं, काफी अंदर जाती हैं ना। पानी के लिए जड़ें काफी अंदर जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जड़ें बहुत ही विकसित होती हैं। इनकी पत्तियों की बात करें अगर, तो पत्तियां कुछ जगहों पर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। कैक्टस की बात करें तो पत्तियां क्या होती है, कांटे के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन अगर हम एलोवेरा की बात करें, ये है एलोए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाइक्स देख रहे हो, ये जो कांटे देख रहे हो, ये पत्तियां नहीं है, ये पत्तियों के भाग हैं। यहाँ पर पत्तियां क्या हैं, जल को संग्रहित कर रही हैं। यहाँ पर ये तने नहीं है, ये पत्तियां हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो, ये तने हैं और यहाँ ये पत्तियां, एग्रेव में क्या हो रहा है, इनकी पत्तियां स्पाइक्स के रूप में, कांटे के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। यहाँ पर भी देखो, ये पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। कुछ जगहों पे पत्तियां काफी चौड़ी हो जाती हैं और काफी मोटी मांसल हो जाती हैं, ताकि इसमें पानी अंदर भरा रह सके। ठीक है, और अगर इनकी जड़ की बात करें तो जड़ काफी गहराई में नीचे की तरफ जाती है। ओके, और काफी ज्यादा नीचे जाती है। और अगर हम बात करें तो आगे देखो इनके बारे में, हेलोफाइट्स की। तो हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो कि समुद्र के पास पाए जाते हैं, यानी कहें कि लवण वाले जल, जहां नमकीन पानी होगा वहां पाए जाते हैं। ये रहा हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है साल्ट, तो ये वहीं पाए जाते हैं जहां पानी नमकीन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये काफी ज्यादा, हमेशा पानी यहाँ लगा रहता है, पानी हमेशा ही यहाँ पर लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सूखी जगह होगी, पानी लगा रहता है। तो इनकी कुछ खास बातें होती हैं, हम आगे देख लेते हैं। ये देखो, इनका एग्जाम्पल अगर बात करें तो मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव के जो जंगल हैं हमारे देश में, या फिर जहाँ भी लवण वाली जगह है वहां पर, खासतौर पे ये हमारे देश में पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, और यहाँ पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक, क्योंकि समुद्र वहां पर है, हमारा देश तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ वे ये पौधे वहां पाए जाते हैं। बारिश की भी काफी ज्यादा होती है, पानी हमेशा रहता है, और कौन सा, लवण वाला पानी। ठीक है, तो यहाँ इनकी खास बात देखो, इनकी खास बात इनकी जड़ों में होती है। पहली खास बात इनकी जड़ों की होती है कि इनमें 2 तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। एक वे जड़ें जो जमीन से अवशोषित करती हैं खाद्य पदार्थों को, और दूसरी वे जड़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं बाहर निकल के। ठीक है,
तो दो तरह की जड़ें हो जाती हैं इनमें। तो एक तो वायवीय जड़ें कहलाती हैं, वायवीय जड़ें जो कि बाहर निकली होती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाली जो देख रहे हो आप, ये वाली नीचे से ऊपर की तरफ जो निकली हुई जड़ें, ये कहलाती हैं वायवीय जड़ें। और दूसरी जो होती हैं जो भूमि के अंदर जाती हैं वे कहलाती हैं भूमिगत जड़ें। अब इनका काम क्या होता है, तो जो वायवीय जड़ें बाहर की तरफ निकली होती है ना, यह क्या करती हैं कि ऊपर से बाहर से ऑक्सीजन लेती रहती हैं, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, और जो नीचे जाती हैं वे खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इनकी एक खास बात और बताऊं, इनके जो बीज होते हैं ना, वे बीज जमीन पर गिर के और इनमें अंकुरण नहीं होता है, इनका अंकुरण पौधे के ऊपर ही हो जाता है। जैसे कि बीज बना, पौधे में फल लगे, फल से बीज बने और बीजों का अंकुरण पौधे में ही हो गया। अंकुरित होने के बाद वो बीज जमीन पे आता है और उसके बाद पौधे तैयार होते हैं। क्योंकि अगर बीज बिना अंकुरित हुए जमीन पर आएगा तो वो पानी के अंदर जाएगा और उसमें अंकुरण नहीं हो पाए, क्योंकि अंकुरण के लिए इन्हें गर्मी चाहिए होती है और सूखा स्थान चाहिए। तो वह सूखा और गर्म स्थान इनके पौधे के ऊपर ही मिल पाता है, क्योंकि नीचे समुद्र का पानी होता है, खारा पानी, वहां अंकुरण नहीं हो सकता। तो अंकुरित होने के बाद ये जमीन पर आती हैं, ये इनके बीज आते हैं। ठीक है, तो ये खास बातें हैं इनके बारे में, इनको आप ध्यान में रखना। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इनके ऊपर साल्ट के ग्लैंड भी पाए जाते हैं। और पत्तियों के जो ऊपर होते हैं ना, ये साल्ट के ग्लैंड पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो आता है पानी वो नमक से भरा हुआ पानी होता है। तो उस नमक को शरीर से बाहर भी तो निकालना है, पौधे के बाहर भी निकालना है, तो इसलिए साल्ट ग्लैंड पाए जाते हैं जो लगातार नमक को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पानी का मतलब लेवल काफी ज्यादा होता है, तो इनकी जड़ें फैली होती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं, चारों तरफ फैली हुई होती हैं। ठीक, तो ये तरह ही इनकी खास बातें। और अगर हम बात करें तो इसकी कोशिकाओं की बात करें अगर एनाटॉमी की, तो एक चीज याद रखना, इसकी कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्योंकि भाई नमक इतना ज़्यादा है ना, तो उसको बचाने के लिए कैल्शियम ऑक्जेलेट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आगे इसके बारे में, तो हमारे भारत में देख लो, अगर यहाँ बात करें पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तो यहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट। ठीक है, मैंग्रोव यानी हैलोफाइट्स। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पर मरुभूमि पौधे पाए जाते हैं, मरुस्थल है। ठीक, और उसके बाद यहाँ भी ये वाली जो जगह है यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पाए जाते हैं मैंग्रोव के पार्ट्स, मैंग्रोव वन इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो डेसिडुअस प्लांट्स की बात करें, तो ये पूरा हमारा जो इलाका है, ये सब मतलब हमारा जो राज्य इधर के बीच के हैं, यहाँ पर डेसिडुअस प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, और मतलब अगर और इसके बारे में बात करें तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक ब्रीफ स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। बात करते हैं हम क्यूटिकल की, जो खास तौर पे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूटिकल, स्टोमाटा, रूट कैप और यहाँ ट्रिपल, ओ माय गॉड, रूट डेवलपमेंट की। ठीक है, तो देखो हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स की जो मतलब इपिडर्मिस जो होती है, उसमें इपिडर्मिस में पाया जाता है क्यूटिकल। ठीक है, तो यहाँ जो हाइड्रोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पानी वाले पौधे होते हैं, इसमें इपिडर्मिस में क्यूटिकल यानी उपत्वचा नहीं पाई जाती है। उपत्वचा का काम क्या होता है कि पानी को बाहर निकालना। ठीक है, तो अगर इसमें क्यों पाई जाएगी भाई, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, पानी को बाहर कहाँ निकाल पाएगा, तो इसलिए क्यूटिकल यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्टोमाटा की, तो स्टोमाटा भी हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। उन पौधों में जो जल के अंदर रहते हैं, पूरी तरह से जो जल के अंदर रहेंगे पौधे, उन पौधों में स्टोमाटा नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हाइड्रिला की बात करें, तो हाइड्रिला में स्टोमाटा नहीं पाया जाता, एग्जाम्पल के साथ समझो। और अगर हम बात करें कमल की, तो कमल के में स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ
ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ये ऊपर का जो तीर का निशान देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि सिर्फ ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और अगर हम उनकी बात करें जो पौधे उभयजली हैं, यानी वे पौधे जो विषम पर्णी हैं, जिनमें कुछ पत्तियां बाहर होती हैं कुछ पत्तियां नीचे होती हैं, उनमें दोनों ही तरफ पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रंध्र किस पौधे में ऊपरी की पत्तियों में भी पाए जाते हैं और नीचे की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप समझ लो। उसके बाद हम बात करें रूट कैप की, तो रूट कैप नहीं पाया जाता है इन पौधों में। इनमें क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। इसके बाद रूट डेवलपमेंट की बात करें तो इनका रूट डेवलप नहीं होता, जड़ें अविकसित होती हैं। उसके बाद अब बात करें हम जीरोफाइट्स की, तो क्यूटिकल करता क्या है ना कि पानी को निकालने देता है। तो यहाँ पर अगर नहीं पाया जाता क्यूटिकल, लेकिन जीरोफाइट्स में यही क्यूटिकल, या कहें कि बाह्य त्वचा में जो उप त्वचा होती है क्यूटिकल, वो काफी मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो सके। और स्टोमाटा इसमें बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि स्टोमाटा का काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन में मदद करना। यही तो हो गया, पानी निकलता है ना सारा, तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन न हो सके, इसलिए स्टोमाटा बहुत ही कम पाए जाते हैं। और जिनमें पाए भी जाते हैं वे नीचे पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो तीर का निशान नीचे की तरफ है, तो मतलब निचली सतह पे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किन पौधों में स्टोमाटा निचली सतह पे पाए जाते हैं, या किन पौधों में रंध्र निचली सतहों पे पाए जाते हैं। तो जो भी मरुस्थलीय पौधे हैं, मरुद्भिद जो पौधे हैं, उनमें स्टोमाटा निचली सतह पे पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें रूट कैप की, तो ये वेल डेवलप्ड होते हैं। इनकी जड़ बहुत ही विकसित होती है। सबसे ज्यादा विकसित जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो जीरोफाइट्स के पौधे में। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, तो ये नीचे जाती हैं और ये मूसला जड़ें होती हैं। इन पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं क्योंकि ये सीधे नीचे जाती हैं, और उसके बाद द्वितीयक जड़ें बनती हैं, तृतीयक जड़ें बनती हैं। ठीक है, और उसके बाद रूट डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है। अब बात करें मीजोफाइट्स की, मीजोफाइट्स यानी हमारे आसपास के पौधे, तो इसमें दोनों तरह की जड़ें पाई जाती हैं, जैसे कि मूसला जड़ भी पाई जाती है और अपस्थानिक जड़ें भी। और अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो इसमें अपस्थानिक जड़ें ही पाई जाती हैं अधिकतर। जीरोफाइट्स में अधिकतर कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला जड़ें। मीजोफाइट्स में दोनों तरह की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें भी और अपस्थानिक जड़ें भी। जानते होंगे आप कि कौन से पौधे में मूसला जड़ें पाई जाती हैं और कौन से पौधे में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जितने भी एक बीजपत्री हैं उन सब में अपस्थानिक, और जितने द्विबीजपत्री हैं उसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ओके, स्टोमाटा की बात करें तो ये नॉर्मल होते हैं, ना कम ना ज्यादा, और ये दोनों ही साइड पे पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं और पत्ती की ऊपरी सतह पे भी और पत्ती की निचली सतह पे भी। अब बात करें रूट कैप की, तो रूट कैप इसमें पाया जाता है क्योंकि जमीन हमारे यहाँ की थोड़ी सख्त तो है ही, तो यहाँ पर रूट कैप की जरूरत पड़ती है। रूट कैप होता किस लिए पता है ना? पौधे की जो जड़ें हैं उनको बचाने के लिए रूट कैप होता है। अगर रूट कैप नहीं होगा तो पौधे की जड़ें किसी ऐसी जगह से टकराएंगी, कठोर जगह से, तो टूट जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए रूट कैप होता है। रूट डेवलपमेंट एक काफी डेवलप्ड रूट होते हैं इनके। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हाइग्रोफाइट्स की जो जड़ों की बात करें तो ये जड़ें काफी कम विकसित होती हैं, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, क्यूटिकल के लेवल की बात करें तो क्यूटिकल इनमें पाया जाता है। और स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा भी इनमें पाया जाता है, लेकिन सिर्फ ऊपरी सतह पे पाया जाता है। और चूंकि ये ऐसी होती है ना, जैसे कि नमी वाली जगहों पे होती है, तो वाष्पोत्सर्जन न हो, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में स्टोमाटा होगा। उसके बाद रूट कैप की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, रूट डेवलप भी इनका नहीं होता है। उसके बाद बात करें हेलोफाइट्स की। हेलोफाइट्स का मतलब क्या हुआ? जो वे पेड़ जो वहां समुद्र के किनारे पाए जा रहे हैं या लवड़ में के अंदर पाए जा रहे हैं, लवड़ीय जल में पाए जा रहे हैं, तो इनमें क्यूटिकल क्या होगी? काफी मोटी होती है और दोनों ही साइड पर होती है। अगर स्टोमाटा की बात करें तो इसमें स्टोमाटा बहुत कम होते हैं, और स्टोमाटा ना ऐसे धंसे हुए होते हैं। धंसे हुए क्यों होते हैं? कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो, इसलिए जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में ये निचले साइड पर, ऊपर की तरफ नहीं, सिर्फ नीचे की लेयर में, नीचे की तरफ ये पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा धंसे हुए अंदर की तरफ होते हैं। अच्छा, हम लोग की तरफ एक पौधा होता है कनेर। कनेर देखा है ना? कनेर का पौधा जिसके पीले और सफेद रंग के फूल खिलते हैं, तो उनकी पत्तियों को आप देखना, पतली पतली लंबी लंबी जो पत्तियां होती हैं,
तो उनकी पत्तियों के निचला सतह जब देखोगे ना तो आपको रंध्र दिखाई देंगे, काफी धंसे हुए रंध्र। ये मरुस्थली पौधा ही होता है, जो ये पौधा होता है ना मरुस्थली होता है, लेकिन हम लोग की तरफ बहुत कम होता है। हम लोग की तरफ इसको पानी वानी की जरूरत नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि आपको रोज इसमें पानी डालना पड़ेगा। आप एक बार इस पौधे को ऐसे भी कहीं भी लगा दो ना तो ये बस लग गया, और उसके बाद ये हमेशा फूल इसमें खिलता रहेगा, बीज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे स्टोमेटा धंसे धंसे आप देख सकते हो। अगर रूट कैप की बात करें तो रूट कैप काफी डेवलप होता है, पाया जाता है। रूट डेवलपमेंट भी इसमें काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये होता है ना हेलोफाइट्स, जो अरे नहीं वो कनेर हेलोफाइट्स नहीं होता है, जीरोफाइट्स होता है, सॉरी मरुस्थली पौधे जैसा होता है। लेकिन मतलब आप उसको स्टोमाटा देखने के लिए मैंने कहा कि स्टोमाटा आप उस पर देख सकते हो, क्योंकि काफी धंसे हुए स्टोमाटा आपको उसमें दिखाई देंगे। जीरोफाइट्स के जो पौधे होते हैं इसमें भी स्टोमाटा काफी धंसे हुए ही होते हैं। मोस्टली तो पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर होते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ धंसे होते हैं, ताकि निकल ना पाए बिल्कुल भी। ठीक, तो आज तो हमने आपको काफी कुछ बता दिया। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा एडेप्टेशन इन एनिमल्स है, तो ये भी काफी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।